भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन बिहारी शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ शिक्षण और अधिगम विषय के प्रकरण शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। शिक्षण के सिद्धांत। पहला सिद्धांत, उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत। उद्देश्यों का निर्धारण करना शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत है, क्योंकि उद्देश्य ही शिक्षण प्रक्रिया को दिशा प्रदान करते हैं। शिक्षक उद्देश्यों के अभाव में उस नाविक के समान है जिसे अपने गंतव्य स्थान का पता नहीं है, और छात्र उस पतवारहीन नाव के समान है जो लहरों के थपेड़े खाती हुई कहीं भी किनारे लग जाती है। अतः स्पष्ट है कि उद्देश्य निर्धारित किए बिना पढ़ाना शिक्षण कार्य नहीं है। अगला है करके सीखने का सिद्धांत। यह शिक्षण का एक मूल्यवान सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए छात्र का क्रियाशील होना अति आवश्यक है। क्रियाशीलता दो प्रकार की होती है, शारीरिक तथा मानसिक। मैकडोगल के अनुसार प्रत्येक बालक में रचना की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति के अनुसार बालक हर समय कुछ न कुछ करता ही रहता है। बालक जितनी अधिक क्रिया करेगा उतनी ही अधिक सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होगी। अतः सफल शिक्षण के लिए शिक्षक को छात्र की रुचि तथा अन्य मूल प्रवृत्तियों एवं इंद्रियों का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। शारीरिक तथा मानसिक क्रियाशीलताएं एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। बालक जन्म लेने के कुछ समय पश्चात ही शारीरिक दृष्टि से क्रियाशील होने लगता है। उसकी मानसिक क्रियाशीलता का क्षेत्र भी विस्तृत होता जाता है। छात्र का शरीर तथा मन दोनों साथ साथ कार्य करते हैं, इसलिए वह प्रत्येक तथ्य को सीखने एवं कार्य करने में अधिक से अधिक रुचि लेता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रोवेल ने इसी को ध्यान में रखते हुए करके सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। विंसेंट ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड में कहा है कि जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि जागृत नहीं होगी तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा। अतः शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक को सर्वप्रथम छात्रों की रुचि का पता लगाना चाहिए और इस रुचि का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। विषय के प्रति रुचि विकसित हो जाने पर छात्र स्वयं ही ज्ञान के अर्जन करने में व्यस्त रहता है। छात्र विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ता है, विषय से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करता है, विषय के विभिन्न पक्षों पर लेख लिखता है आदि। अतः शिक्षक को विषय के प्रति रुचि अवश्य विकसित करनी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु सरल से कठिन क्रम में प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिससे कि सभी छात्र सरलता एवं सफलतापूर्वक सीख सकेंगे। सफलता छात्र को संतोष देती है, जिससे छात्र के विषय के प्रति रुचि विकसित होती है। विषय वस्तु प्रस्तुत करते समय छात्रों को विषय वस्तु सीखने का प्रयोजन स्पष्ट कर देना चाहिए। अगला सिद्धांत है जीवन की वास्तविकता से संबंध का सिद्धांत। छात्र विभिन्न विषयों का अध्ययन मूलतः इसलिए करते हैं कि अर्जित ज्ञान जीवन उपयोगी हो सके। ऐसा तभी संभव है जब विषयों का अध्ययन वास्तविकता पर आधारित हो। थॉर्नडाइक का मानना है कि जो बात विद्यार्थियों की दृष्टि से जीवन उपयोगी हो अथवा जिसे वे औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से उन्होंने जान या समझ लिया है, उसके माध्यम से यदि विषय वस्तु को समझा जाए तो वह सरलता से उनकी समझ में आ जाती है। इसी का नाम जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है। अगला है हमारा सह संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ है किसी भी विषय को जब भी पढ़ाया जाए उसका संबंध विभिन्न विषयों के साथ स्पष्ट किया जाना चाहिए, अर्थात कला, विज्ञान, वाणिज्य, संगीत एवं शिक्षा शास्त्र आदि विषयों से जोड़ना चाहिए। इसी प्रकार प्रकरण विशेष का संबंध उस विषय के अन्य प्रकरणों से जोड़कर बताना चाहिए। जैसे इतिहास विषय में हल्दी घाटी युद्ध के बारे में पढ़ाते समय शिक्षक उस भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को भी प्रस्तुत करता है जहाँ यह युद्ध लड़ा गया था, तो यह सहसंबंध सिद्धांत का उपयोग है। ऐसा करने से वस्तु स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाती है। अतः प्रत्येक शिक्षक को अवसर के अनुकूल एवं आवश्यकतानुसार सहसंबंध के सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है बाल केंद्रितता का सिद्धांत। एक अच्छा शिक्षक सदैव अपने शिक्षण को छात्रों की आवश्यकताओं, क्षमताओं, रुचियों, अभिरुचियों, आयु तथा मानसिक स्तर एवं शारीरिक स्तर आदि के अनुसार
व्यवस्थित करता है, वह इस प्रकार शिक्षण को बाल केंद्रित बनाता है। अगला है चयन का सिद्धांत। वर्तमान समय में प्रत्येक विषय में ज्ञान की मात्रा इतनी अधिक हो गई है कि किसी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह विषय के सभी पक्षों का गहराई से अध्ययन कर सके। अतः छात्रों की मानसिक परिपक्वता, निर्धारित उद्देश्य, शिक्षण कुशलता, समयावधि तथा साधन सुविधाओं को ध्यान में रखकर विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। पढ़ाने का संबंध मूलतः शिक्षक से ही होता है। पढ़ाने से पूर्व तथा पढ़ाते समय उसे कई बातों पर विचार करना होता है। पढ़ाते पढ़ाते उसे इस बात की भलीभांति जानकारी हो जाती है कि पाठ्य पुस्तक का कौन सा पाठ कितना सरल या कठिन है। सरल के माध्यम से कठिन अंश को बताया जाए तो विद्यार्थी की समझ में विषय वस्तु जल्दी आ जाती है। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि किसी पाठ्यांश को समझाते समय उनकी दृष्टि से कौन सी बात को पहले बताया जाए। जिन बातों को मौखिक रूप से नहीं समझाया जा सकता, उन्हें समझाने हेतु कौन कौन से सहायक साधनों का उपयोग किया जाए, इसी का नाम चयन का सिद्धांत है। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इनकी बुद्धि, स्वभाव, योग्यता, क्षमताएं एवं रुचियां आदि पृथक पृथक होती है। एक योग्य शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए छात्रों की इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दृष्टिगत रखते हुए ही शिक्षण व्यवस्था करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो सृष्टि में कभी भी दो व्यक्ति या बालक सर्वथा समान नहीं होते। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी समान नहीं होते। कहीं उनमें शारीरिक दृष्टि से अंतर होता है, तो कहीं बौद्धिक दृष्टि से, तो कहीं किसी अन्य दृष्टि से। इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को कक्षा व्यवस्था भी इस प्रकार करनी चाहिए कि किसी भी विद्यार्थी को किसी अन्य विद्यार्थी के कारण परेशानी नहीं हो और सभी शिक्षक द्वारा कही हुई बातों को तथा श्यामपट्ट पर लिखी हुई विषय वस्तु को समान रूप से सुन सके, पढ़ सके। अगला है हमारा जनतंत्रीय प्रणाली का सिद्धांत। शोध द्वारा प्रमाणित हो चुका है कि व्यक्तित्व का अच्छा विकास जनतंत्रीय पर्यावरण में ही होता है। जनतंत्रीय प्रणाली में शिक्षक मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक के रूप में व्यवहार करता है, जिससे छात्रों को स्वतंत्र चिंतन, मनन, तर्क तथा निर्णय का अवसर मिलता है। ऐसे पर्यावरण में छात्रों में आज्ञाकारिता, सहनशीलता, सहकारिता एवं विनम्रता आदि गुणों के साथ साथ नेतृत्व करने, पहल करने, निर्णय लेने तथा समस्याओं का हल करने की योग्यताओं का भी विकास होता है। अतः शिक्षक को कक्षा में जनतंत्रीय प्रणाली के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। अगली है हमारी प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत। शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। शिक्षक को शिक्षण कार्य करने से पूर्व सावधानी पूर्वक विषय से संबंधित व्यूह रचनाओं का चयन एवं निर्माण कर लेना चाहिए तथा शिक्षण कार्य करते समय इनका उपयोग करना चाहिए। व्यूह रचनाओं के चयन के समय छात्रों की आवश्यकताओं, स्तर तथा पूर्व ज्ञान का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षक छात्रों की कमजोरियों, कमियों, त्रुटियों का अनुमान लगाता है, फिर इनका उपचार करता है। इस प्रकार उन्हें कक्षा स्तर तक पहुंचाने में सहायता करता है। अगला सिद्धांत है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। यदि याद किए पाठ को कुछ समय पश्चात पुनः पढ़ लिया जाए तो पाठ अच्छी तरह से याद हो जाता है। अतः पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। पाठ की पुनरावृत्ति कितने समय पश्चात की जाए यह विषय वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। बिना उचित अंतराल के याद किया हुआ पाठ विस्मृत हो जाता है। अगला है अनुकूल वातावरण तथा उचित नियंत्रण का प्रभाव। प्रभावशाली अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण बहुत आवश्यक होता है। एक योग्य शिक्षक कक्षा की साफ सफाई, प्रकाश, रोशनदान तथा बैठने की उचित व्यवस्था आदि पर ध्यान देता है। वह प्राचार्य, सभी शिक्षकों तथा छात्रों के साथ उचित संबंध रखता है। इस प्रकार वह विद्यालय में प्रभावशाली अधिगम के लिए भौतिक एवं सामाजिक वातावरण को अनुकूल बनाकर उचित नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। अगला है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा और रुचि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक और छात्र दोनों ही अभिप्रेरित होकर रुचि से कार्य करते हैं। फलस्वरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट है मनोरंजन का सिद्धांत।
इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण कार्य इस ढंग से करना चाहिए कि छात्र ज्ञान अर्जित करते समय स्वाभाविक प्रसन्नता अनुभव करे। इसके लिए शिक्षण कार्य खेल विधि, विचार विमर्श विधि, भ्रमण विधि तथा प्रायोजना विधि आदि द्वारा करना चाहिए। इससे छात्र प्रसन्नता पूर्वक ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में व्यस्त हो जाते हैं। इन विधियों में छात्र स्वयं क्रियाशील रहते हैं तथा उन्हें स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। छात्रों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति से मानसिक संतोष प्राप्त होता है और वे प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अतः शिक्षण में इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। अगला है तत्परता का सिद्धांत। छात्र को जो कुछ भी पढ़ाया जाए उसके लिए उनमें मानसिक तत्परता अवश्य होनी चाहिए। यदि तत्परता नहीं होगी तो छात्र अच्छी तरह रुचि नहीं लेंगे। अतः शिक्षण के समय छात्रों की मानसिक परिपक्वता एवं तत्परता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। नेक्स्ट है पुनर्वलन का सिद्धांत। छात्रों को समय समय पर उचित प्रतिपुष्टि एवं पुनर्वलन देकर उनके सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। छात्र प्रतिपुष्टि एवं पुनर्वलन से विषय वस्तु की ओर अधिक अग्रसर होता है। अतः प्रतिपुष्टि एवं पुनर्वलन भी शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को छात्रों में निहित सृजनात्मक क्षमता का विकास करना चाहिए। ऐसे छात्र जो कक्षा में नए नए विचार, नई खोजें तथा मौलिकता युक्त क्रियाएं प्रस्तुत करते हैं, उन्हें शिक्षक द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वे ऐसा करने से बड़े होकर नवीन आविष्कार तथा नवीन अनुसंधान करने में समर्थ हो सकेंगे। अगला है स्व अधिगम का सिद्धांत। जब छात्र स्वयं करके सीखते हैं तो उनका सीखना अधिक प्रभावशाली होता है। स्व अधिगम से छात्रों में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का विकास होता है। अतः शिक्षकों द्वारा छात्रों में स्व अधिगम की प्रवृत्ति उचित परिस्थितियों तथा प्रशिक्षण द्वारा डाली जानी चाहिए। अगला समूहगतात्मकता का सिद्धांत। मनोविज्ञान का मानना है कि छात्र समूह में रहकर अधिक अच्छा सीखते हैं। अतः शिक्षक को समूहगतात्मकता के सिद्धांत का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करना चाहिए। अगला है ज्ञानेंद्रियों के उपयोग का सिद्धांत। विभिन्न शोधों से स्पष्ट हो चुका है कि शिक्षण में शिक्षक जितनी अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेगा, ज्ञान के स्थायी होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण में अधिक से अधिक दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सहानुभूति एवं सहयोग का सिद्धांत। एक अच्छे शिक्षक के साथ छात्रों का आत्मिक संबंध होता है। शिक्षक और छात्र परस्पर एक दूसरे को समझते हैं। शिक्षक छात्रों के साथ सहानुभूति रखते हुए उनकी समस्याओं को सरल बनाकर सहयोग करता है, छात्रों की अनुभूतियों और विचारों को समझता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक सक्रिय, सरल और प्रभावशाली बनती है। अगला है आत्मीयता का सिद्धांत। आत्मीयता का आशय है शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के मध्य आत्मगत अथवा अपनेपन की भावना से भरे संबंध। ये संबंध औपचारिक संबंधों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। प्राय देखा जाता है कि बहुत से विद्यार्थी संकोच या किसी प्रकार के अन्य कारण से शिक्षक के पास जाने अथवा अपनी शिक्षणगत या व्यक्तिगत समस्याओं को उनसे कहने और उनके समाधान हेतु अपने शिक्षक की सलाह लेने में बहुत हिचकिचाते हैं, जबकि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस प्रकार के संबंध अधिगम में सदैव बाधक सिद्ध होते हैं। अगला है स्वाभाविक क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु प्राय दो प्रकार की होती है। पहली प्रकार की विषय वस्तु वह है जिसमें उसका संबंध पहले या पीछे की विषय वस्तु से नहीं होता, यथा बहुत सी मुक्तक कविताएं। दूसरे प्रकार की विषय वस्तु वह है जिसमें उसका संबंध आगे या पीछे की विषय वस्तु से किसी न किसी रूप में होता ही है। जैसे गिनतियों का संबंध पहाड़ों से है तो पहाड़ों का संबंध गुणा भाग से है। अगला सिद्धांत अंतः क्रिया का सिद्धांत। दो व्यक्तियों के मध्य मानसिक, बौद्धिक अथवा आत्मगत विचारों और भावनाओं के आधार पर पारस्परिक क्रिया को अंतःक्रिया कहते हैं। जैसा कि आत्मीयता का सिद्धांत के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी अपनी शंकाओं को निसंकोच समाधान कर सके। इस सिद्धांत का उद्देश्य भी यही है। अगला है उत्प्रेरणा का सिद्धांत। कभी आपने दो पशुओं, पक्षियों अथवा पहलवानों की लड़ाई अथवा खेलों की कोई प्रतियोगिता देखी हो तो यह भी देखा होगा कि आपने अपने पक्ष के प्रतिभागियों को जिताने की दृष्टि
कि उनके समर्थक तरह तरह की क्रियाओं, नारों आदि को काम में लेते हैं। ऐसा करना ही प्रतिभागी की दृष्टि से उत्प्रेरणा कहलाता है तथा इन क्रियाओं को उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरकों के अंतर्गत वे सभी बातें एवं क्रियाएं आती हैं जो किसी को अपनी पूरी क्षमता एवं योग्यता के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित करती हैं। अगला है विश्लेषण एवं संश्लेषण का सिद्धांत। किसी वस्तु या बात के अंग एवं प्रत्यंग को अच्छी तरह समझने के पश्चात ही उसकी वास्तविक उपयोगिता समझ में आती है। उदाहरण के रूप में शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत किसी भी विषय वस्तु को विद्यार्थियों को पढ़ाने एवं समझाने से पूर्व जो पाठ्य योजना बनाई जाती है उसके अंतर्गत पाठ की प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण तथा मूल्यांकन आदि कई क्रियाएं होती हैं। इन सभी क्रियाओं के अलग अलग प्रयोजन हैं। प्रस्तावना का प्रयोजन विद्यार्थी का प्रकरणोन्मुख करना है तो प्रस्तुतिकरण का प्रयोजन पाठ्यांश के विषय वस्तु को समझाना तथा मूल्यांकन का प्रयोजन इस बात का पता लगाना है कि पाठ्यांश को पढ़ाने हेतु प्रारंभ में जिन उद्देश्यों का निर्धारण किया गया था उनकी पूर्ति किस सीमा तक हुई है, यदि नहीं हुई तो क्यों के अंतर्गत भी उन कारणों का पता लगाना आवश्यक है जिनके कारण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई। इन सभी बातों का खंड खंड करके पता लगाना विश्लेषण कहलाता है। तो इन सभी कारणों को समन्वित रूप में दूर करने का प्रयास करना संश्लेषण कहलाता है। प्रभावी शिक्षण की दृष्टि से भी ऐसा करना आवश्यक है क्योंकि किसी लंबी चौड़ी बात को समझने की अपेक्षा उसके किसी अंश को समझना अपेक्षाकृत सरल होता है। इस प्रकार हमने सारे सिद्धांतों का अध्ययन किया। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी सिद्धांत शिक्षण के द्वारा पढ़ाई गई प्रक्रिया में जो भी सिद्धांत हमने काम में लिए जाते हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुए होंगे। धन्यवाद।